हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बार्क एडवांस एग्जाम 2021 के लिए जनरल साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि पार्ट नंबर तीसरा है। इससे पहले 2 पार्ट्स आपको जनरल साइंस के पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पहली बार है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर क्वेश्चन, जीके जैसे क्वेश्चन और जो वीडियो की पीडीएफ होती हैं आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतर प्रयास। जो निरंतर प्रयास करता है वही सफल होता है। बाकी लोग फॉर्म भरते हैं और उनकी ओवरेज हो जाती है, बाद में वो बुढ़े हो जाते हैं और उनको सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलती है। और जो सीरियस होता है पढ़ाई के लिए, सरकारी नौकरी हमेशा उसी को मिलती है आज के कंपटीशन के ज़माने में। ठीक है ना, तो चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं पीतल का इसको दुश्मन बोला जाता है। ये जो एलिमेंट है ये पीतल का दुश्मन बोला जाता है। और ये क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सेकेंड, वो कलर चेंज कर लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन रिसेंटली काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया और रेलवे जेई में तो सवाल को हर सेट में पूछा गया था सवाल को, समझ लीजिए। तो आपको हमेशा रखना है जो पीतल का जो दुश्मन धातु होता है उसको ऐसे ही पूछा गया है कि पीतल की दुश्मन धातु कौन सी होती है, तो आप आंसर लगाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल डेट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ नॉन मेटल की बात कर रहा है, ना कि मेटल की। तो दो टाइप की धातु होती है, एक होती है मेटल, एक नॉन मेटल। तो मेटल में भी एक धातु होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है, और एक नॉन मेटल भी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो अगर मेटल पूछता तब तो हमारा आंसर हो जाता मरकरी यानी पारा, लेकिन यहाँ पूछा नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में आपका आंसर हो जाता है ब्रोमीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ब्रोमीन। इसलिए सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी सवाल का आंसर मत दे दीजिएगा, क्योंकि कितनी बार वो धातु अधातु दोनों पूछ लेता है। तो यहाँ अधातु पूछा था तो आंसर ब्रोमीन हो गया। अगर धातु आपसे पूछता तो आपका आंसर पारा हो जाता। तो आई होप आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा सवाल से। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। तो आप सब जानते हैं क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। इसकी वजह से पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। और आप जानते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, और जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पौधे ले लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है, इसका नाम है मैग्नीशियम। उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमको दिया हुआ है, मैग्नीशियम। और कितने बार आपको ऑप्शन ऐसे भी देता है Mg2+, ये भी आपको याद रखना है, Mg2+ होता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल। ऐसा ही अमलगम की बात कर रहा है, तो जब भी अमलगम की बात करेगा ना तो आपको एक ही धातु याद रखना है। ऑप्शंस में तुरंत निशान लगा देना है आपको, बस क्या लगाना है, पारा निशान आपको लगाना है। राइट आंसर होगा मरकरी या पारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, जब भी आप ये वर्ड देख लें अमलगम, अमलगम वर्ड आते हैं आपके दिमाग में, तुरंत क्लिक करना चाहिए, इसका आंसर पारा ही होगा, मरकरी ही होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस होती है। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब में पूछा गया कौन सी गैस यूजुअली फिल की जाती है। तो जाहिर सी बात है हम उसमें नॉन एक्टिव गैस भरेंगे, जो अक्रिय गैस हो, जिससे बल्ब की जो उम्र है, जो उसमें जो वो पाया जाता है टंगस्टन, उसकी उम्र लंबी चले। तो राइट आंसर क्या होगा, अक्रिय गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी एक अक्रिय गैस है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। इसीलिए जो खाने के पैकेट वगैरह होते हैं, चिप्स वगैरह जो खाते हैं, चिप्स कुरकुरे, उनमें आधी गैस जो भरी होती है ना वो नाइट्रोजन गैस ही होती है, जिससे जो आपका फूड है लंबे समय तक उसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके, रिएक्शन ना कर सके, नहीं तो बैक्टीरिया हो जाएंगे तो उससे आपका जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है ना, और उसमें कौन सा विद्युत बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, 3350 डिग्री के लमसम से गलनांक होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, और हाँ टंगस्टन का एक आपको प्रतीक याद रखना है, जो रासायनिक केमिकल है वो W से दिखाया जा रहा है टंगस्टन को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। यहाँ नहीं पूछा है इसने, तो यानी 3 है और एक नहीं है। तो मीथेन ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है, हम जानते ही हैं। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, इसका भी रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ये इसका तो मेजर रोल होता है। उसके बाद हाइड्रोजन ये हमारा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा और एक होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर का बहुत ज़्यादा होता है इसमें ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इस निहक के रूप में किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो जब भी लुब्रिकेंट की बात आपसे करेगा, आप जो हैवी मशीनरी वगैरह होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है लुब्रिकेंट का।
अगर लुब्रिकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो मशीनें क्या होंगी, हमारी जल्दी ख़राब हो जाएंगी, जिससे हमारी जो कॉस्ट है, लागत है, बढ़ जाएगी। इसलिए वहाँ लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। आप आपके बाइक होती है, कार होती है, उनमें देखिए आप लुब्रिकेशन डालते हैं, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, जिससे क्या है, स्मूथ चले, आपकी मशीन जो है स्मूथ वर्किंग करे और उसमें फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन होगा तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, उसके जो पुर्जे हैं टूट जाएंगे। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग हमारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। और ग्रेफाइट का है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, आपको रखना है एलोट्रॉप है। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल जो बनाने में, जो पेंसिल में जो लेड होता है वो ग्रेफाइट ही होता है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों को किसके साथ लेपित किया जाता है। तो आजकल आप देख ही रहे हैं और आपके घरों में भी होंगे आज के टाइम में, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है आजकल। अब तो ये हर घर में आपको मिल जाएगा, थोड़े वो ग्रामीण इलाके जहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होता आज भी, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे सबके घरों में आपको नॉन स्टिक बर्तन मिलेंगे। इसमें क्या, इसमें खाना चिपकता नहीं है, आप इसमें आराम से कुकिंग कर सकते हैं। जो नए होते हैं, नई कुकिंग सीखते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। तो उसमें क्या होता है, जिसकी वजह से खाना चिपकता नहीं है, वो नॉन स्टिक जो कोटिंग की जाती है उसके ऊपर, कोटिंग, उस कोटिंग को बोला जाता है टेफ्लॉन। रेड आंसर होगा हमारा टेफ्लॉन, ठीक है ना। टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका पूरा फुल फॉर्म होती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे आपके जो खाने होते हैं नॉन स्टिक खाना कह रहा हूँ सॉरी, जो बर्तन होते हैं आपके नॉन स्टिक बर्तन बन जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, फ्रॉम विच मिनरल्स इज रेडियम ऑब्टेन्ड। अच्छा, मिनरल्स पूछा गया है, तो रेडियम का जो मिनरल है, रेटाइल, हेमेटाइट, हेमेटाइट भी नहीं, लाइमस्टोन भी नहीं, पिच ब्लेंड, हाँ पिच ब्लेंड इसका होता है। तो रेड आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, आपको पता ही होगा, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और मैडम क्यूरी ही पहली साइंटिस्ट, फीमेल साइंटिस्ट है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु भी जल्दी हो गई थी, क्योंकि आपको पता है रेडियम से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप इनके संपर्क में रहेंगे तो आपकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो सेल वगैरह आपके बॉडी में होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जिन 2 तत्वों का अक्सर उपयोग किया जाता है वो हैं, तो आप सब जानते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह, डायोड वगैरह में हमेशा हम उपधातु का प्रयोग करते हैं। जो मेटल नॉन मेटल की बीच की कड़ी है हमारी, यानी मेटलॉइड्स का प्रयोग हम करते हैं उसमें। वो कौन कौन सी है हमारी, ऑप्शन में सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। और ये उपधातु के रूप में जाने जाती है, ना ये धातु ना अधातु है, ये बीच की कड़ी है इसकी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, वो है हमारा लिथियम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। और सबसे भारी अगर पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ओस्मियम, सबसे भारी ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पायरिया किसका रोग है, पायरिया इज डिजीज ऑफ द नाक, मसूड़े, दिल, फेफड़े। तो सब जानते हैं पायरिया बहुत ही गंदी बीमारी होती है, बहुत लोगों को होती है। उनके क्या होता है, उनके मुंह से बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है, और उनके मुंह में बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनने लग जाता है, उनका मुंह एसिडिक हो जाता है, और जिस वजह से उनके मसूड़ों से खून भी आने लग जाता है, उनके मसूड़ों से खून भी बहुत आने लग जाता है। उसका रीजन क्या होता है, उनके अंदर विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, विटामिन सी की कमी हो जाती है। और दूसरा शायद उनका लीवर की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से उनका पेट में हमेशा एसिड ज़्यादा बनता है, जिनके पेट में एसिड ज़्यादा बनेगा उन्हीं के मुंह से ज़्यादा बदबू आती है, रखना, ठीक है ना। तो रेड आंसर होगा हमारा मसूड़े। तो पायरिया किससे संबंधित है, ये मसूड़े संबंधित है। इसमें क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून वगैरह भी आता है, और मुंह से, इसी वजह से आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है, इसलिए आपके सामने कोई बात, आपके मुंह से बात नहीं करता, ऐसे लोग क्या इलायची वगैरह खाते रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आलू का संशोधित रूप है, पोटैटो इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव। तो फ्रेंड जो पोटैटो होता है एक टाइप पे मॉडिफाइड रूप होता है, किसका, ये होता है तने का मॉडिफाइड रूप होता है। राइट आंसर होगा मेरा तना या स्टेम, आप इसको कह सकते हैं। प्याज भी तने का ही रूपांतरित रूप होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अधिक धूप के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा काली हो जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे त्वचा के रंग द्रव्य कहलाते हैं, यानी पिगमेंट है जिसकी वजह से ज़्यादा हम धूप में रहते हैं तो हमारी त्वचा काली हो जाती है। अब देखते हैं, कहते नहीं धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए, ये कहा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर धूप में जाते जाएंगे तो आपकी जो चमड़ी है काली हो जाएगी, स्किन जो है काली हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है आपके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है आपकी बॉडी में, जिसको बोला जाता है मेलानिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मेलानिन। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग जितने ज़्यादा काले होते हैं ना, जिनके बॉडी ज़्यादा मेलेनिन होता है, उनको कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए जो अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी काले लोग होते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ पे कैंसर के बहुत कम केसेस आते हैं, ठीक है ना। जो जितना ज़्यादा काला होगा उसमें कैंसर के चांस उतने ही कम बनेंगे, और जो जितना ज़्यादा गोरा होता है उसमें कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपकी चमड़ी में मेलानिन होगा ही नहीं, जितनी साफ चमड़ी होगी उसके आपके अंदर मेलानिन है ही नहीं, इसका मतलब आप गोरे हैं, इसका मतलब आपके अंदर मेलानिन नहीं है, इसलिए आपके अंदर खतरा है कैंसर होने का, ठीक है ना। ऐसा साइंस के स्टडी में बताया गया है। इसलिए अफ्रीकन कंट्री में कैंसर के बहुत ही कम केस आते हैं, बहुत ही कम, रेयर केस होते हैं, वहाँ कैंसर लोगों को होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा परागकण कहलाता है, यानी पॉलिनेशन बाय विंड। अच्छा, पॉलिनेशन बाय विंड वो क्या होता है, पॉलिनेशन बाय विंड को हम बोलते हैं एनिमोफिली, यानी हवा के द्वारा होता है, उसको एनिमोफिली बोलते हैं।
और हवा के जो वेग को भी नापा जाता है एनीमोमीटर से नापा जाता है। एनीमो का मतलब हवा ही होता है। एनीमोमीटर अगर आप देगा आपको, इसके अलावा हवा का वेग नाप रहे हैं। और एनीमोफिली का मतलब हो गया पॉलिनेशन बाय विंड। अगर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोमोफिली। और इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, जो कीड़ों का अध्ययन होता है, तो वो उसी के ही बना है, एंटोमोफिली। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।